वेलकम टू मैम की क्लास, जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी इजी पढ़ाई आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अरे चलो, मैम क्लास में आ गई। हेलो स्टूडेंट, कोरोना की वजह से लॉकडाउन की वजह से तुम्हारी स्कूल की पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब हो रही है, पर मैं हूं ना, और लाइफ भी चलेगी और पढ़ाई भी चलेगी। आज हम अर्थशास्त्र की दो धारणाओं के बीच अंतर पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र, जैसा मैं बता रही हूँ आपको, कि एक व्यक्ति से रिलेटेड होता है और यह एक पूरे देश से रिलेटेड होता है। देश की आर्थिक गतिविधियों से इसका रिलेशन होता है। तो पहला तो ये मूल अंतर यह होगा इसमें कि छोटी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। मतलब एक व्यक्ति हो गया या एक फर्म हो गई और एक कोई उद्योग हो गया, तो ये जितनी मतलब एक इकाई होती है वो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। लेकिन इन इकाइयों का योग, यही व्यष्टि अर्थशास्त्र जब योग के रूप में यहाँ आता है, मतलब बड़े साइज में आता है, पूरे देश का जब देखा जाता है, पूरे देश के व्यक्तियों को, पूरे देश के फर्म को, पूरे देश की औद्योगिक इकाइयों को, तो यह समष्टि अर्थशास्त्र का विषय हो जाता है। तो कुल राष्ट्रीय आय, रोजगार, कुल विनियोग, कुल उपभोग, जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति खा रहा है तो इसका हुआ एक व्यक्तिगत उपभोग, और यहाँ पूरे देश का उपभोग क्या है, पूरे देश में लोग कितना खा रहे हैं, तो कुल उपभोग। और यहाँ पे कुल विनियोग, कितना इसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है यहाँ के आर्थिक क्रियाकलापों में, और रोजगार कितना है। जब हम यहाँ पे रोजगार की बात हम एक व्यक्ति की ना करके, यहाँ रोजगार हम बहुत सारे व्यक्तियों की करते हैं। मतलब हमारे देश में जितना रोजगार है, जितने बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिला नहीं मिला, तो इस तरह की बातें हम जब करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं, तो ये समष्टि अर्थशास्त्र का विषय हो जाता है। दूसरा मूल अंतर व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र में है कि इसमें व्यष्टि जो है समग्र यानी पूरा का एक अंश होता है। ये जो होता है ये समग्र यानी कि समस्त का एक अंश होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। और ये क्या है, ये समग्र का अध्ययन होता है। समग्र मतलब इंटीग्रेटेड, यानी कि यहाँ पे हम सारा का सारा, जैसे कि मान लीजिए ये पूरा एक एरिया है, इसमें जितने लोग हैं इनकी आर्थिक क्रियाकलापों का हम अध्ययन करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति का अध्ययन करते हैं। तो ये वही बात हुई, लेकिन इसको दूसरे पॉइंट में हम थोड़ा स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये समग्र में एक अंश होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पूरे का यानी समग्र का अध्ययन किया जाता है। तीसरा जो मूल अंतर होता है इसमें, तीसरा व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में मूल अंतर, व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत सिद्धांत का विश्लेषण किया जाता है, प्राइस। यहाँ पे कीमत सिद्धांत, प्राइस थ्योरी होती है। और समष्टि में क्या होता है, राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम और रोजगार का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि प्राइस एक व्यक्ति से रिलेटेड होती है। एक व्यक्ति, जैसे आप जाते हैं बाजार में, आप गए बाजार, तो आप ये देखेंगे, दो बातों का ध्यान रखेंगे। किन दो बातों का, कि उसकी प्राइस कितनी है वस्तु की जो आप खरीदने गए हैं, और आपकी इनकम कितनी है। यानी यहाँ पे एक व्यक्ति पे डिपेंड सारी अध्ययन होता है कि यहाँ प्राइस थ्योरी देखी जाती है कि एक व्यक्ति का मांग कैसे घटता या बढ़ता है, प्राइस पर डिपेंड होता है। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या देखते हैं, नेशनल इनकम। यहाँ किसी एक व्यक्ति का इनकम हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरे देश की इनकम, यानी कि देश में जितने व्यक्ति हैं सभी की इनकम को यहाँ पे इंटीग्रेटेड रूप में देखते हैं। और यही चीज़ यहाँ रोजगार का भी अध्ययन करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर के अगली टॉपिक को हम ये लिख सकते हैं कि योग के व्यष्टि अर्थशास्त्र में योग को टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया को आधार माना जाता है। योग मान लीजिए कि 10 है तो उसे 2 + 2 + 2 + 2 + 2, मतलब कि यहाँ पे ये मतलब हुआ कि ये एक बड़े अंक को
छोटे छोटे अंकों में तोड़ने को आधार माना जाता है। और इसमें क्या है, इसका ठीक उल्टा है। इसमें है कि इन छोटे छोटे अंकों को, छोटी छोटी इकाइयों को यह जोड़ने का काम करता है। अब आप कहेंगे मैथ कहाँ आ गया इसमें? तो हालांकि अर्थशास्त्र में मैथ तो होता है, वो हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मेरा एक बस उदाहरण है आपको समझाने का। मतलब यह है कि यहाँ पे एक समग्र एक देश की सभी व्यक्तियों को अलग अलग, जो व्यक्ति होते हैं उनके अलग अलग उपभोग, अलग अलग व्यक्तियों का इकाइयों का उत्पादन, अलग अलग फर्म, इस रूप में यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में एक देश के समस्त इकाइयों को देखा जाता है। उत्पादन की इकाइयाँ हुई या फिर पूरे देश के आय को देखा जाता है, और या पूरे देश के प्रोडक्शन को देखा जाता है। तो यहाँ पे कहने का सीधा सा मतलब यह है कि समष्टि अर्थशास्त्र में योग करने की क्रिया होती है, और यहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र में योग को तोड़ने की क्रिया होती है। अगला बिंदु हम ये ले सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत निर्धारण हेतु अन्य बातें समान रहती हैं, ये मान्यता लेकर चला जाता है। मतलब यह कि कीमत का अगर निर्धारण करना है तो यहाँ पे अन्य चीज़ें उसे इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, उसे इफ़ेक्ट अन्य चीज़ें नहीं करेंगी। अन्य चीज़ों में जैसे कि कई चीज़ें हैं, अन्य चीज़ों में जैसे कि मौसम हुआ या फिर मांग हुआ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्राइस निर्धारण में समान रहती हैं, अन्य बातें समान हैं, तो यहाँ पे प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, इसमें सामान्य संतुलन के आधार पर, इसमें क्या होता है, सामान्य संतुलन, सामान्य संतुलन के आधार पर कुल मूल्य व उत्पादन को विभिन्न बाजारों के परस्पर निर्भरता पर बल देता है। मतलब यहाँ की ये है कि अगर एक मार्केट है रायगंज का, एक मार्केट है लखीमपुर का, एक मार्केट है सीतापुर का, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे मार्केट हैं इन सब का कोरिलेशन होता है इसमें, और ये पूरे की पूरी जो स्टडी होती है वो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाती है। यहाँ क्या है, सामान्य संतुलन के आधार पर कुल मूल्य, यहाँ पे प्राइस किसी एक इकाई का न देखा जाके टोटल देखा जाता है। कुल मूल्य और उत्पादन के विभिन्न बाजारों के परस्पर निर्भरता पर बल देता है। यह व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर में अगला पॉइंट हम यह लिखते हैं कि इसमें रोजगार, उत्पादन तथा आय के वितरण को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच परिवर्तनशील माना जाता है, और समष्टि में रोजगार, उत्पादन तथा आय के वितरण को स्थिर मानते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो ये सारी चीज़ें जो होती हैं यहाँ स्थिर होती है और यहाँ पे अस्थिर होती हैं, यानी परिवर्तनशील होती हैं। जैसे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटी छोटी इकाइयों को लिया जाता है, एक व्यक्ति का जो रोजगार है वो परिवर्तित होता रहता है। उत्पादन की कोई एक अगर इकाई है तो वह भी अलग मांग के हिसाब से अलग अलग ढंग से उत्पादन करेगी, और आय का वितरण भी यहाँ पे अस्थिर होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, किसी को मजदूरी दी जाती है, तो आय का जो वितरण होता है मौसम और इस पर डिपेंड होके अलग अस्थिर टाइप का होता है। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में क्योंकि हम पूरे एक देश के रोजगार को देख रहे हैं, देश के उत्पादन और आय वितरण को देख रहे हैं, तो यह लगभग हमें स्थिर रूप में मिलता है। तो अगला पॉइंट यही बनता है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर का। अब एक लास्ट लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंतर व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच में है, वह यह है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत संस्थाओं की नीतियों के निर्माण में यह सहायक होता है। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में जिन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, वह क्या होता है कि यह व्यक्तिगत संस्थाओं की नीतियों के निर्माण में सहायक होता है। मान लीजिए कि एक रोजगार के लिए कोई एक एनजीओ चला रहे हैं, वो छोटा सा व्यक्तिगत इकाई, छोटी सी इकाई है, तो ये क्या होता है कि व्यक्तिगत संस्था में जो नीतियों का निर्माण होगा वहाँ पे वो देखते हैं कि लोग इस एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में कितना बेरोजगारी है, क्या है, उनको कैसे रोजगार दिया जाए। लेकिन जब संपूर्ण यहाँ पे क्या होता है कि ये बिल्कुल कंसंट्रेट होता है एक व्यक्तिगत
संस्थाओं के लिए, और यहाँ पे क्या है, संपूर्ण समाज के नीतियों के निर्माण में सहायक है। यहाँ पे संपूर्ण समाज को लेकर चला जाता है, संपूर्ण समाज की नीतियाँ बनती हैं। यहाँ पे एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम कल्याण की बात करते हैं, और यह जरूरी नहीं कि व्यक्तिगत जो कल्याण है वह सामाजिक रूप से भी कल्याण करे। हो सकता है एक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत कल्याण हो, दूसरे के लिए वह कल्याण न हो। तो यहाँ पे हम संपूर्ण समाज के कल्याण की बात करते हैं और यहाँ एक व्यक्तिगत कल्याण की बात करते हैं। तो स्टूडेंट, व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र के निकट आया, इनमें भी एक रिलेशन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, जैसे हम समष्टि की बात करते हैं, मान लीजिए हमने एक देश की बात की, तो देश की इनकम की बात करें तो क्या देश क्या यहाँ के ईंट पत्थर और जो भी हैं पहाड़ नदियाँ ये इनकम कमा रहे हैं? नहीं। यहाँ पे जो लोग हैं उनकी इनकम को जब हम समग्र रूप से देखते हैं या फिर उनके उत्पादन को देखते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र है। यहाँ एक व्यक्ति अकेला, एक इकाई अकेली है। तो यहाँ पे व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र के निकट तब आया जब उसे सामान्य संतुलन यानी मांग व पूर्ति का संतुलन अर्थशास्त्र के बाजार में दिखाई पड़ा। भाई ये व्यक्ति तो जाएगा इस बाजार में ही जो कि समष्टि का एक भाग है। तो यहाँ पे मांग व पूर्ति, मांग है इसकी और पूर्ति, ये इसका जब संतुलन हमें करना हुआ तो यहाँ पे समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र को मिलके काम करना पड़ा। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थितियों को संबोधित करने का प्रयास किया जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक आपको मालूम है कौन है? एडम स्मिथ। इन्होंने भी यह सलाह दी है कि यदि प्रत्येक बाजार में क्रेता और विक्रेता अपने अपने निजी हित को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेंगे तो अर्थशास्त्रियों को संपूर्ण देश के धन और कल्याण के बारे में अलग से विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब यह कि ये केवल अपने बारे में, क्रेता जो हैं और विक्रेता अपने बारे में सोचेंगे तो हमें संपूर्ण देश के लिए अलग से एक सिद्धांत बनाने के, अलग से कल्याण की योजना बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, ये इनका कहना था। किंतु ऐसा होता नहीं है दोस्तों। आप ये सोचिए कि आप गए बाज़ार में कुछ लेने के लिए एक विक्रेता से, और आपने 10 रुपये आप उसे देंगे और 10 रुपये के बदले कोई चीज़ आप ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, ये कई रूप से अपना कल्याण देख सकता है। अगर एडम स्मिथ जी ने ये कहा है कि ये दोनों अपना अपना कल्याण देखें, तो ये अपना कल्याण कैसे देख सकता है? ये बोलेगा ये चीज़ है 15 रुपए की, आप कहेंगे नहीं 10 नहीं 5 में दे दो, और ये कहेगा नहीं 15 में लीजिए। तो इस तरह से ये अपने चीज़ों को दाम बढ़ा करके आपको बताएगा, आप घटा के, क्योंकि आप अपने स्वार्थ के वशीभूत हैं और यह अपने स्वार्थ के वशीभूत है। तो यहाँ क्या होगा कि दोनों का ही, कभी कभी ऐसा होता है कि विक्रेता जो होते हैं, दुकान वाले होते हैं, घटतौली करते हैं, आपके सामान को सही तौल में नहीं देते हैं और वो आप लेके चले आते हैं। तो ये जब अपना कल्याण देखेंगे और उपभोक्ता भी अपना कल्याण देखेंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं इनका कल्याण इनके कल्याण को प्रभावित करेगा और इनका कल्याण इनके कल्याण में कमी करेगा। तो यहाँ पे एडम स्मिथ की बात पूर्ण रूप से सच या सत्य नहीं होती है, क्योंकि कल्याण को देखने के लिए कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अलग से जिनका निर्धारण करना होता है। अर्थशास्त्रियों ने पाया कि प्रथम कुछ मामलों में बाजार विद्यमान ही नहीं रहता, द्वितीय कुछ मामले में बाजार विद्यमान रहता है किंतु संतुलन मांग और पूर्ति का उत्पादन करने में असमर्थ रहता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, अधिकांश स्थितियों में समाज कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए निस्वार्थ रूप से कार्य करने का निर्णय लेना पड़ता है। कार्य करने का निर्णय ये जो निस्वार्थ रूप से होता है, जैसे रोजगार, प्रशासन, प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आपको ज्ञात होगा कि सरकार जो होती है वो कल्याण को लेकर के कितनी सतर्क रहती है और इसमें कई नियम या फिर कई योजनाएं उद्भावित करती है कि लोगों का यहाँ पे कल्याण हो सके। तो ये योजनाएं किसी स्वार्थ से वशीभूत नहीं होती हैं, ये योजनाएं केवल कल्याण के लिए होती हैं। आशा करती हूँ आपको व्यष्टि व समष्टि के बीच अंतर स्पष्ट हो गया होगा। यह कॉन्सेप्ट हायर एजुकेशन में इकोनॉमिक्स की फर्दर स्टडी का बेस होता है और ये बहुत काम आता है।
और मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज़ हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि आपका छोटा सा कमेंट मुझे बहुत ही बूस्टअप कर सकता है। तो स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो किसी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई जाएगी और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।